Hello dear student, my name is Anil Mungre and today in this video I will teach you Kepler's laws of planetary motion. केपलर का जो लॉ है प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड, उस लॉ को हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो लॉ है बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को भी हम सीखेंगे जो इस लॉ से रिलेटेड है। जो टर्म्स आएंगे बीच में उसको भी मैं आपको डिफाइन करूँगा, उसको समझाऊंगा कि वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको इसके पहले बताता हूँ, ये लॉ जो आया उसके पहले 16th सेंचुरी के तक बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया प्लैनेट्स के मोशन के बारे में कि उसका मोशन होता कैसे है, क्या है। तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को गैदर किया। तो उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली सर जोहानस केपलर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च किया। तो उसके बाद में उन्होंने 3 लॉ निकाले इसमें, जिसको बोला जाता है केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड होते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला लॉ क्या होता है केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन का। पहला लॉ हमको ये बताता है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट इट्स वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। तो जो प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और कोई भी एक फोकल पॉइंट में सन सिचुएटेड होता है। आप इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, आप इसे जानेंगे कैसे? यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, एवरी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है वो सब रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है क्या चीज़ है? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट को जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कि एलिप्स होता है क्या चीज़ है। एलिप्स ना, तो एलिप्स क्या होता है? ये एक कर्व, एक प्लेन फिगर होता है कर्व शेप का। ठीक है, एलिप्स एक प्लेन फिगर होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक एलिप्स है। ये 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको मेजर एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हो गया माइनर एक्सिस और ये हो गया आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, तो जो जिसका लेंथ लंबा होता है जिस एक्सिस का उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जिसका लेंथ छोटा होता है एक्सिस का वर्टिकल एक्सिस उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस में कौन सिचुएटेड होता है? फोकल पॉइंट्स। ठीक है, ये होता है एक फोकल पॉइंट, ये होता है एक फोकल पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट्स। ये एक F1 है, इसको मान लेते हैं F2। ये 2 फोकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया एक ओवल आकार का, एक अंडाकार का, अंडाकार बोलते हैं हिंदी में, एक शेप में फिगर में अगर आप ड्रॉ करते हैं एक का शेप तो कैसा रहेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो एक अंडाकार का एक प्लेन फिगर है, और यहाँ पर एक इसका ये ऑर्बिट, ये पाथ कैसा है? इलिप्टिकल पाथ। ये पाथ कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है ये। और यहाँ पर इसी पाथ में, इसी इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और सन कोई भी दोनों फोकस में से एक फोकस में क्या होता है? सन दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस में रहेगा। तो ये हो गया आपका इलिप्टिकल पाथ, और सन इन दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस में रहता है। तो ये लॉ किसने बताया? सर जोहानस केपलर ने। और ये फर्स्ट लॉ है उनका, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फिर से बता दे रहा हूं मैं, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट इट्स एनी वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट जो है वो कैसा रिवॉल्व करता है? ये प्लैनेट हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया आपका? एक प्लैनेट है। तो ये कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं? इलिप्टिकल पाथ में। ये पाथ कौन सा है? एलिप्स का इलिप्टिकल पाथ। एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ, ये पाथ हो गया इलिप्टिकल पाथ, ये हो गया एलिप्स। और यहाँ पर देखिए ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में, और किसके चारों ओर मूव कर रहे हैं? सन के चारों ओर। और सन कहाँ पर रहेगा? कोई भी दोनों फोकस में।
या तो इस फोकस में हो सकता है या तो इस फोकस में हो सकता है, फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिप्टिकल पाथ, और ये हो गए इसके 2 फोकस। और यहाँ पर फोकाई किसको बोला जाता है? फोकस का प्लूरल। फोकस का प्लूरल क्या बोलते हैं? फोकल, फोकस, इसको क्या बोला जाता है? फोकाई। अगर 2 फोकस है ना, 2 फोकस है, इसका प्लूरल क्या होगा? फोकाई। तो इसीलिए यहाँ पर फोकाई वर्ड आया है। सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकाई, कोई भी एक फोकस में सन रहता है, और सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये कौन सा लॉ है? पहला लॉ है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड लॉ को। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट to the sun, okay, the line joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval of the time। अब देखिए, जो लाइन ज्वाइन करता है, ये मान लीजिए प्लैनेट है, सन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सन है, ये प्लैनेट है। अब यहाँ से एक जो लाइन ज्वाइन होता है, ठीक, अब ये लाइन जो ज्वाइन किया, अब मान लीजिए इसने एरिया कवर किया, जैसे ये प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से प्लैनेट कहाँ पर आ गया? मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ। अब ये लाइन जो है वो एरिया कितना कवर किया? ये ऐसे आते 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 यहाँ तक, है ना, तो एरिया कितना हो गया? ये यहाँ पर मान लीजिए ए में था, और ये मान लीजिए किस में आ गया? बी में। इसको मान लेते हैं आप एफ, है ना, तो इसको मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं ना, किस में है? ओ पॉइंट में है। अब देखिए, तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो इक्वल एरिया कवर करता है, कितने टाइम में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ए ओ बी यहाँ पर, आप यहाँ से मान लीजिए एक प्लैनेट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लैनेट है। अब यहाँ से ये कवर किया यहाँ तक का एरिया, और ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो ये एरिया कितना कवर करेगा? इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए पूरा, तो ये हो जाएगा ओ सी डी। अगर एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी, ठीक है, तो इक्वल एरिया, मतलब ये एरिया को कवर करने के लिए 10 डेज मान लो लगा है, ठीक है। इस एरिया को कवर करने के लिए भी कितना डेज लगेगा? 10 डेज। क्लियर है? अगर प्लैनेट यहां से लेकर यहां तक आया, ठीक है, और ये एरिया कवर किया AOB का, और वो एरिया COD एरिया के इक्वल है, इस एरिया के इक्वल है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 10 डेज लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी, C से लेकर D तक आने में भी 10 डेज लगेगा, जैसे A से लेकर B तक आने में 10 डेज लगा था। तो ये क्या बताता है? स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम एरिया को कवर करने में लगेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस आने में, और दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस जाने में भी अगर उतना ही टाइम लगाता है, तो वो प्लेस आपस में क्या होंगे? एरिया जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो ये एरिया आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका थर्ड होता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, आपको दिख भी रहा होगा, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड t। तो यहां पर क्या है? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यहां पर देखिए, ये एक नया फिगर मैं यहां पर बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो जैसे ये आपको ये ओवल शेप है, ये F1 है, ये F2 है, और ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है, यहाँ पर सन है। अब ये प्लैनेट से लेकर सन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस? मेन डिस्टेंस,
या एवरेज डिस्टेंस इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। तो जब क्यूब लेते हैं मीन डिस्टेंस का, ठीक है, तो मीन डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक, प्लैनेट से लेकर सन तक का। तो ये एक ओवल शेप आपने बना लिया। यहाँ पर मान लीजिए एक सन है, फोकल पॉइंट F1 में, ये F2 है, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में नहीं बनाऊंगा, ये एक प्लैनेट हो गया। तो प्लैनेट से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस। मीन कैसे निकालना है, आप लोअर क्लासेस में आप जानते हैं मैथ्स में। तो मीन डिस्टेंस निकाल लिए प्लैनेट से लेकर सन तक का। तो मीन डिस्टेंस का जो क्यूब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड टी के स्क्वायर के, ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी के स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल होता है। कौन, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन का क्यूब। तो आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ द, आर कहाँ से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये सन हो गया और ये प्लैनेट है। प्लैनेट से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का क्यूब लेना है। वो कौन सा डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का क्यूब लेना है और वो प्रोपोर्शनल होगा किसका, ऑर्बिटल टाइम टी के। ऑर्बिटल टाइम टी, आप बोलेंगे कि सर ऑर्बिटल टाइम टी होता क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे मान लीजिए ओवल शेप है, अब यहाँ पर प्लैनेट यहाँ से चालू किया, ठीक है, अपना जर्नी स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब पूरा घूमते घूमते वापस यहाँ पर आ गया, अपनी जगह में आ गया, मतलब 1 राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है, प्लैनेट ने। तो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए प्लैनेट को टाइम कितना लगा, ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए प्लैनेट को टाइम कितना लगा, और जितना टाइम लगा उस टाइम को ही बोलते हैं ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड को ही क्या बोला जाता है, टी। जैसे सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है अर्थ, तो कितने डेज में रिवॉल्व करता है, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। तो जितना डेज में रिवॉल्व करेगा अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, 1 कंप्लीट राउंड लगाने में, उस टाइम को बोला जाता है अर्थ का ऑर्बिटल टाइम पीरियड। और ये कितना होता है बताओ आपको, ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है अर्थ का 365 डेज, ठीक है। जिसे अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आया, एक राउंड कंप्लीट किया, तो कितना समय लगेगा अर्थ को, 365 डेज। तो उसको बोलता है ऑर्बिटल टाइम पीरियड। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी। तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं, आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पर के, या इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट या के। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा, के। तो ये होता है थर्ड लॉ से हमने निकाला, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू के। 3 लॉ मैंने आपको बताया और इस लॉ को आप बिल्कुल कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स स्क्वायर रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।